जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 5। क्वेश्चन नंबर 7 है ना? 7 का ना? 7 है ना? आवाज नहीं आ रही लगता है इनको, या कोई टाइप नहीं करना चाह रहा। चलें जी, सवाल निकाल लें। आवाज किसी एक को भी आ रही है तो बता दे, ताकि मेरा तो गुजारा चले ना। जी शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत जल्दी बताया आप लोगों ने। अच्छा जी, क्वेश्चन क्वेश्चन 7। द फॉलोइंग balances have been extracted from the trial balance as at 30 जून 2014। जी ट्रेडिंग लिमिटेड सेल्स आ रही है, अदर इनकम आ रही है, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, परचेजेस आ रही हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अच्छा माय डियर, इसमें ऐसा करते हैं कि 2-3 मिनट इंतजार कर लेते हैं जिन बच्चों ने अभी हमें ज्वाइन करना है। हम मीनवाइल P&L का फॉर्मेट बना के रख लेते हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का टाइम दे दूंगा, बस हम जल्दी से 20-25 मिनट आधे घंटे में डिस्कशन क्लोज करना पसंद करेंगे। सेल्स आ रही है हमारी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, उसके बाद हमारा जीपी आएगा, इसके बाद अदर इनकम आएगी, इसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस आएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, और ये कोई पंगे लेगा मीटिंग से और टाइम जाया करेगा पूरी क्लास का। अ, इसको सेटिंग सारी कर लेते हैं एक दफा, ताकि ये लोग पंगे ना ले। अभी अहमद सरवर साहब ने कुछ करना शुरू कर दिया है, बस टाइम जाया करना होता है। अच्छा जी, चलें जी, लेट्स स्टार्ट, आगे चलें। अ, अच्छा जी, सेल्स, अदर इनकम, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, इन्वेस्टमेंट 50,000 की आ रही हैं, और डेटर्स आ रहे हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ रहा है। डेटर्स आ रहे हैं 10,000 के, प्रोविजन आ रही है 380 की, और इसके बाद लीज ऑब्लिगेशन आ रही है। ओके, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? लीज लाइबिलिटी नजर आ रही है, राइट ऑफ यूज वगैरह नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसने हमसे बैलेंस शीट नहीं मांगी। माय डियर, कोई हेलो हाय यस नो कर दें। चलें छोड़ें, परे पता नहीं मैं किन से बातें कर रहा हूँ। द फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी कंसिडर्ड इन फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई है मीटिंग में? वैसे 9 लोग तो मुझे नजर आ रहे हैं, पता नहीं बोल क्यों नहीं रहे। जी शुक्रिया, मार शुक्रिया, 3 लोग आप लोगों ने, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा जी, एज पर स्टोर रिकॉर्ड्स, स्टोर होता है जहाँ पे सामान वगैरह पड़ा होता है। एज पर स्टोर रिकॉर्ड्स क्लोजिंग स्टॉक इज 8500। स्टोर रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक है 8500। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं माय डियर वर्किंग वन खोलता हूँ, तो डेट विल बी माय कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ओपनिंग स्टॉक होगा, उसके बाद जो है वो इसमें परचेजेस होंगी, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक होगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एज पर स्टोर रिकॉर्ड्स क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू 8500। फिजिकल इन्वेंट्री टेकन ऑन 1 जुलाई 2014 रिवेल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ गुड्स फाउंड शॉर्ट बाय 1500। स्टोर रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन्वेंट्री है 8500, फिजिकल काउंट से पता चला है कि 1500 की नहीं पड़ी हुई। आप बता दें, बैलेंस शीट में 8500 की जानी चाहिए या 8500 माइनस 1500? स्टोर रिकॉर्ड्स तो किसी रजिस्टर पे मेंटेन हुए होंगे, स्टोर रिकॉर्ड्स किसी रजिस्टर पे मेंटेन हुए होंगे। जब फिजिकली चीजों को गिना तो 1500 की चोरी पता चली। क्या बैलेंस शीट में 8500 पे जाएगा या 8500 माइनस 1500? जी एक्सेलेंट, एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, दैट रिस्पॉन्स इज एनफ फॉर मी। तो बैलेंस शीट में 8500 माइनस 1500 पे जाएगा। लेकिन माय डियर, ये तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा काउंट हुआ है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक तो ठीक है, कम है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। हम अल्हम्दुलिल्लाह 8500 माइनस 1500 7000 पे शो करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि 1500 की मुझे जर्नल एंट्री पाएं, जल्दी करें जल्दी करें, 1500 की जर्नल एंट्री पाएं। गुड्स फाउंड शॉर्ट, जब खरीदी होंगी तो कहाँ डाली होंगी? जब खरीदी होंगी तो कहाँ डाली होंगी? परचेज में। एक्सलेंट। अब इनको निकालेंगे कैसे? इनको निकाल, अच्छा ये जो
फाउंड शॉर्ट है ना, इसमें कोई एनआरवी लॉस नहीं है, ये फाउंड शॉर्ट मीन्स चोरी हुई है, कोई एबनॉर्मल लॉस टाइप है। तो एबनॉर्मल लॉसेस को माय डियर कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं पड़ा रहने देते, इनको यहां से निकाल देते हैं, लिखें इसको यहां से निकाल देते हैं, इसमें परचेज क्रेडिट करेंगे और जाके एडमिन एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, वैसे मैं सोल्यूशन इस सवाल का ना आपसे शेयर करूंगा आज लेट नाइट, तो मैं इसको अदर एक्सपेंसेस में डाल दूंगा। वैसे मैंने सोल्यूशन में एडमिन में डाला हुआ है, इसकी सोल्यूशन में कुछ फॉर्मेट के एतबार से चीजें डिफरेंट हैं, इसलिए सोल्यूशन में आपसे रिवाइज इंशाल्लाह शेयर करूंगा। भाई क्लियर हो गया? परचेजेस क्रेडिट करके एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट करने की बजाय मेरा मशवरा है अदर एक्सपेंसेस डेबिट कर दें। क्लियर? ओके। अब परचेजेस से मैं निकाल रहा हूं -1500, परचेजेस से मैं निकाल रहा हूं -1500 क्योंकि चोरी हो गया मेरा स्टॉक, और परचेजेस से निकाल के नया लाइन आइटम डाल रहा हूं अदर एक्सपेंसेस, पी एंड एल के मुंह पे, वहां पे मैं डाल रहा हूं माय डियर। क्लियर? परचेजेस क्रेडिट, पी एंड एल के मुंह पे जाकर अदर एक्सपेंसेस डेबिट, एबनॉर्मल लॉस, फिक्स्ड एसेट पे डिस्पोजल पे लॉस, ये लॉसेस अदर एक्सपेंसेस में शो कर दिए करें, वर्कर वेलफेयर फंड, पार्टिसिपेशन फंड, डोनेशन वगैरह। ओके, अच्छा जी। गुड्स कॉस्टिंग 860 आर ऑब्सोलीट, द एस्टिमेटेड एनआरवी इज 600, तो ये एनआरवी लॉस है, इसको तो कॉस्ट ऑफ सेल में इंशाल्लाह एडजस्ट कर लेंगे, इसकी टेंशन ना लें। इसको कोई हमने एक्सपेंसेस वगैरह में नहीं लेके जाना। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ आई ओपन वर्किंग नंबर 2, सो वर्किंग नंबर 2 इज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। स्टोर रिकॉर्ड्स वाला नहीं हमने लेके जाना होता माय डियर, हमने फिजिकल काउंट वाला लेके जाना होता है। स्टोर रिकॉर्ड वाला है 8500, उसमें दो मसले हैं। लेस एबनॉर्मल लॉस जो हो गया है, जो मेरा स्टॉक शॉर्ट हो गया है 1500 से मिल नहीं रहा, चोरी हो गया है, और इसके बाद मैं स्टोर रिकॉर्ड्स वाले में से माइनस करूंगा एनआरवी लॉस। एनआरवी लॉस अब बड़े हो गए हैं, अब हम कैलकुलेटर के बगैर निकालेंगे इस सवाल के अंदर, और 8860 वाली चीज 600 पे चलेगी तो कितने का नुकसान हो गया? वेल डन, 700, 800, 200, 280 का नुकसान हो गया। तो मेरा एनआरवी लॉस है 280। ओके गाइस, क्लियर? स्टोर रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्टॉक ये था, लेकिन फिजिकल काउंट के 260, सॉरी, स्टोर रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्टॉक ये था, लेकिन फिजिकल काउंट के मुताबिक स्टॉक आ चुका है इस वक्त। कैलकुलेटर मंगवाना पड़ेगा, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है इस वक्त। देखते हैं कोई अच्छा बच्चा अगर क्लास में है तो। जी शुक्रिया 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 फॉर टेकिंग क्लास सो ब्यूटीफुली। 6740, 6740 इज माई क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर 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 क्लियर? अब बच्चे सोचेंगे कि बच्चों, अगर आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो आप मेरे से सवाल पूछते कि सर आप 1500 को क्लोजिंग स्टॉक में से भी माइनस कर रहे हैं, 1500 को आप परचेजेस में से भी माइनस कर रहे हैं, परचेज क्रेडिट और अदर एक्सपेंसेस डेबिट, ये एंट्री तो हमें समझ आ रही है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में से निकालने की क्या तुक है? चलो एनआरवी लॉस तो हमने सुना था क्लोजिंग स्टॉक में से कम किया जाता है, ये 1500 यहां पे क्यों कम कर रहे हैं? माय डियर, असल में होता यह है कि इसने ना सवाल में, जब आपका सिस्टम यूज हो रहा होता है ना पीरियोडिक, परपेचुअल सिस्टम में तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में ही नजर आ रहा होता है, परपेचुअल सिस्टम में तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में ही नजर आ रहा होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जब पीरियोडिक सिस्टम हो ना, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक हम साल के एंड पे फिजिकल काउंट से लाते हैं, तो हमें फिजिकल काउंट वाला स्टॉक गिवन होना चाहिए था। फिजिकल काउंट वाले स्टॉक की ये खासियत होती है कि वो जब काउंट होते हैं तो नेचुरली उसमें चोरी वाले आइटम्स नहीं आते, तो हम खुशी से उसको बैलेंस शीट के फेस पे ले जाते हैं। इस सवाल ने बोंगी ये मारी कि एज पर स्टोर कीपर का रिकॉर्ड हमें स्टॉक दे दिया, तो स्टोर कीपर के रिकॉर्ड का स्टॉक तो नहीं, तुम्हारे रजिस्टर के मुताबिक 8500 की चीजें पड़ी हुई हैं, तुम गेट के ऊपर बैठे हुए हो, तुम्हें पता नहीं पीछे एक फैक्ट्री के सुराख करके कोई बंदा 1500 की चीजें लेके चला गया है, तो 1500 इसलिए इधर से भी माइनस करना पड़ेगा।
और अगर सवाल में ऑलरेडी एज पर फिजिकल काउंट दिया होता है और स्टोर रिकॉर्ड्स के मुताबिक ना दिया तो फिर हम माइनस ना करते 1500, क्योंकि फिजिकल काउंट में 1500 आना ही नहीं था, फिर अल्लाह का शुक्र है और आना भी नहीं चाहिए। एग्रीड। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है 1500, स्टोर रिकॉर्ड्स वाले के मुताबिक पड़ा हुआ था, इसलिए वो मैंने माइनस कर दिया, लेकिन उसकी जनरल एंट्री अलग की। ओके। अच्छा, अब बैलेंस शीट की टेंशन ना, ये एनआरवी के लॉस की टेंशन ना लें, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होती। ये अगर कोई परपेचुअल सिस्टम चल रहा हो तो हम इसकी एंट्री करते हैं जरूर, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अभी जब हमने इन्वेंट्री को कम कर दिया है तो खुद ही कॉस्ट ऑफ सेल पे इसका असर पड़ जाएगा, वो अब आपने टेंशन नहीं लेनी। तो क्लोजिंग स्टॉक को बस अब सही वाला रिकॉर्ड करें, एनआरवी लॉस शॉस खुद बुक हो जाने, एनआरवी लॉसों की टेंशन ना लिया करें। क्लोजिंग स्टॉक बस सही रिकॉर्ड करें। व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? 6740। अच्छा, 6740 अब दोनों जगह शो होगा, बैलेंस शीट में भी कॉस्ट ऑफ सेल में भी। लेकिन माय डियर, सवाल में ना ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई कि, इस सवाल में ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई, अल्लाह आपका भला करे, कि क्या कहते हैं, क्या कहने लगा था मैं, हाँ, ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई जिससे पता चले कि बैलेंस शीट बनानी है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ही है आपका। डन जी, आगे चलें। इजाजत है। ओके, शुक्रिया। एज पर द मेमोरेंडम रिकॉर्ड क्या होते हैं? हमारी मेन बुक्स या रफ बुक्स? जी, वेल डन। ये हमारी रफ बुक्स होती हैं। एज पर मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स ऑफ थर्ड पार्टी स्टॉक, स्टॉक इन आवर स्टोर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। स्टॉक इन आवर स्टोर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इसका क्या मतलब है, जरा मुझे बताए कोई। कोई इन 8 दरकशिंदा बच्चों में से बता दे। एज पर द रफ रिकॉर्ड्स ऑफ थर्ड पार्टी स्टॉक, रफ रिकॉर्ड्स हैं थर्ड पार्टी स्टॉक के, स्टॉक इन आवर स्टोर एट 30/14 इज 3000। कोई बता दे। नहीं, इन्वेंट्री विद कस्टमर, असल में ना ये मैंने परचेज की हुई है, यानी मैंने चीजें खरीदी हुई हैं। अगर पसंद आई रख लूंगा, नहीं पसंद आई नहीं रखूंगा। लफ्ज पढ़ें, स्टॉक इन ओवर स्टोर ऑन सेल और रिटर्न। स्टॉक हमने किसी को बेचा हुआ है, यस, हमें कोई रखवा के गया हुआ है स्टॉक सेल और रिटर्न बेस पे। पहली बात। दूसरी बात, पी या डी, पहली पी, दूसरी डी। शुक्रिया। तो ये तो एक मजे की एडजस्टमेंट होगी फिर। हमें कोई स्टॉक रखवा के गया हुआ है 3000 का। अच्छा, वैसे इसे परचेज में भी अपने डाल लूं और क्लोजिंग स्टॉक में भी डाल लूं? अभी तो रफ रफ रिकॉर्ड्स में पड़ा हुआ है। परचेज और क्लोजिंग स्टॉक में डाल, आगे ना पड़े, फुल स्टॉप की बात कोई और कहानी है। परचेज में और क्लोजिंग स्टॉक में डाल लूं ना डालूं, मैंने चीजें खरीद के रखी नहीं, अगर मुझे पसंद आई तो मैं रख लूंगा, ना पसंद आई तो वापस कर दूंगा। परचेज और क्लोजिंग स्टॉक में डाल लूं ना डालूं? यार ये लोग तो बताते ही नहीं, पता नहीं अब किनको क्लास पढ़ाएं, बंदा को ढूंढो भाई, कोई बंदे हैं इस मोहल्ले में, और भाई आ जाओ, पढ़ लो यार, ये तो जवाब नहीं देते। इसको अपनी परचेज में डालूं और परचेज में डालने के साथ अपने क्लोजिंग स्टॉक में डालूं ना डालूं? नहीं डालेंगे, आपने सही जवाब नहीं दिया। देखें, अगला रखवा के गया है इस बेस पे कि तुम्हें पसंद आई रख लेना, ना पसंद आई ना रखना। और सवाल में कहीं ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई कि 30/14 को हमने एक्सेप्ट कर भी लिया है। तो किसी का स्टॉक पड़ा हुआ है, बस अमानत है। हमें पसंद आया ठीक है, ना पसंद आया वापस कर देंगे, और अगर बिका ही ना फिर भी अगले को बुला के उसके मुंह पे मार ज्यादा होगी, उसको प्यार से पेश कर देंगे। डन जी, समझ आ गई? देखिए ना, हमारे पास ऑप्शन है, ये परचेज है ऐसी, एक्सपेक्टेशन नहीं देगा। एक्सपेक्टेशन अगर हो तो वो दे देगा माय डियर, फिर एक्सपेक्टेशन दे देगा, ऐसी कोई है। लेकिन वो तो सेल का स्टैंडर्ड था, इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड है ना, ये तो खरीदी हुई चीजें हैं, इस पे तो IS2 लगना है। वो तो सेल वाला एक्सपेक्टेशन देखता है ना, हम तो परचेज वाले हैं, इस पे तो IS2 लगना है। IS2 में तो चलो कोई एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लग रही। IS2 में तो फिर वो एक्सेप्ट कर लें तो हमारा है, नहीं करें तो नहीं है। ओके शाहजान खान, चलें जी। तो जस्ट इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर इट, आगे चलें। इट ऑल्सो, इट से क्या मुराद है माय डियर? इट ऑल्सो, इट ऑल्सो शोज दैट प्रीवियस ईयर इन जून 2013, जून 2013 के अंदर ZTL हैड सोल्ड गुड्स,
हेल्ड बाय इट ऑन सेल और रिटर्न बेस। अब ज्यादा समझ आया? हेल्ड बाय इट ऑन सेल और रिटर्न या सोल्ड बाय इट? हेल्ड बाय इट। अच्छा। पिछले साल जून 13 में हमारे पास कोई बंदा चीजें रखवा के गया हुआ था, जो हमने हमें रखवा के गया था 2 मिलियन। जेटीएल हैड सोल्ड द गुड्स हेल्ड बाय इट, पिछले साल हमने बेच दी हैं। कोई बंदा अगर चीजें हमारे पास रखवा के गया हुआ था सेल और रिटर्न बेस वाली, हमें इतनी पसंद आ गई कि हमने उसको 2 मिलियन में बेच दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हैड बीन सोल्ड एंड हेल्ड बाय इट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस फॉर 2 मिलियन। सेल कब की है? इट ऑल्सो शोज दैट प्रीवियस ईयर इन जून जेटीएल हैड सोल्ड। सेल कब की है? पिछले साल। However, purchase of these goods were recorded in our year। हाँ हाँ, जुलाई तो हमारा साल है। परचेज हमारे साल रिकॉर्ड हुई है जब उसका बिल आया। असल में कहानी ये हुई है, ये हमारा साल है, ये पिछला साल है। पिछले साल कोई बंदा चीजें रखवा के गया था सेल ऑन रिटर्न बेस पे, हेल्ड बाइट हमारे पास पड़ी हुई थी, और सवाल में लिखा हुआ है हमने जून 13 में उनको बेच दिया। अल्लाह का शुक्र है। भाई बेच दिया तो फिर तो अब आप वापस नहीं कर सकते ना। समझ आई? अगर आपने उन चीजों को बेच के पैसे रिकॉर्ड कर लिए हैं, कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट, तो अब जिसने मुझे रखवाई थी, मैं ZTL हूं ना, मेरी दुकान के ऊपर कोई करेला कोला रखवा गया, कहता है यार इसको बिकवा दो। कोई आप जैसा मेरे जैसा दीवाना गया, तो ZTL की दुकान पे कहा यार करेला कोला सारी पैक करके दे दो। 20 लाख की करेला कोला हम खरीद के आ गए। तो 20 लाख की करेला कोला जब हम खरीद के आ गए, तो अब जो बंदा पेप्सी वाला मिसाल के तौर पे रखवा के गया था करेला कोला इसको जबरदस्ती, अब उसको तो खुश पिछले साल ही हो जाना चाहिए, यार शुक्र है मेरी चीजें उसको पसंद आ गई हैं। तो अब जरा मुझे सोच के बताएं माय डियर, कि पिछले साल ZTL के स्टोर में वो सामान, ZTL का सवाल कर रहे हैं हम, वो सामान जो हेल्ड था ऑन रिटर्न बेस, वो ZTL बेच चुका है मेरे आप जैसे दीवानों को, क्योंकि उनको बड़ा पसंद आया है। तो क्या ZTL ने इसको सेल में पिछले साल डाला है? जी बिल्कुल, पिछले साल की सेल है। सवाल कह रहे हैं इसकी परचेज ZTL ने इस साल रिकॉर्ड की है, क्योंकि इनवॉइस इस साल आई है। भाई परचेज इनवॉइस आने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, या परचेज का ताल्लुक इस टाइप की चीजों में एक्सेप्ट करने से है? परचेज कब हमारी परचेज बन जाए? जब हम अगले की चीज को क्या कर लें, उसका बिल आ जाए या उससे एक्सेप्ट कर लें। वो सेल ऑन रिटर्न पे रखवा के गया है, उसे एक्सेप्ट कर लेना। तो जब पिछले साल मैंने सेल कर दी तो एक्सेप्ट किया, तो सेल की ना। पेप्सी वाले मुझे बार बार पूछ रहे थे यार क्या बना चीजों का, क्या बना चीजों का। तो ZTL के ओनर ने कहा यार वो कुछ दीवाने आए थे सीए वाले, वो तो सारा सामान उठा के लेके चले गए, हम अल्हम्दुलिल्लाह बेच चुके हैं। आप बताएं उसे परचेज कब रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी? 13 में या 14 में परचेज कब रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी? क्योंकि सेल होने की वजह से वो परचेज कंफर्म हो गई थी। सेल, समझ आ रही है बात? तो यस नो करें, सेल होने की वजह से वो परचेज कंफर्म हो गई थी। क्योंकि जब मेरे आप जैसे दीवाने सीए वालों ने जाके करेला कोला उठाई, तो मेरे ख्याल से तो ZTL वाले को उसी वक्त फोन कर देना चाहिए था कि सामान बिक गया, तो आपकी चीजें जो खरीदी हुई थी हमने, वो अब हम आपको वापस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने आगे बेच दी है, तो हमारी परचेज बन गई है। तो डेट्स वाई माय डियर, डू नॉट पेंडिंग इट टू 2014। 2014 में आपकी इनवॉइस आई है, तो 2014 की परचेज में ये पड़ा नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डेड इन 2000, क्या कहते हैं, 2014 की परचेज में नहीं पड़ा होना चाहिए। हाउएवर परचेज ऑफ दीज गुड्स वाज रिकॉर्डेड इन हमारा साल, हमारे साल की परचेज में पड़ी नहीं चाहिए, या पिछले साल की परचेज है? पहली या दूसरी बात, पी या डी? पिछले साल की परचेज है। क्या करें आप हमारे साल की परचेज में से? ओ बोलो दीवानो, मस्तानो, बोलो हमारे साल की परचेज में से एक्सीलेंट निकाल दें। कितने से? कॉस्ट से। अच्छा, हमारे साल की सेल से भी निकालें? अच्छा, एंट्री तो हो जाएगी ना, परचेज क्रेडिट क्रेडिटर डेबिट। अब क्रेडिटर तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो बैलेंस शीट नहीं है, डबल एंट्री होगी। तो हमारे साल की सेल में से भी निकालें।
नहीं, कुछ लिखा सेल के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। सेल के बारे में उसने ये लिखा हुआ था कि ZTL हैज सोल्ड गुड्स फॉर 20 लाख इन जून 13 में सेल की है, तो जून 13 में सेल रिकॉर्ड कर ली होगी फिर। हाँ, इस साल तो नहीं पड़ी। एक्सेलेंट। सेल से नहीं निकालेंगे। वेल डन जी माय डियर। तो बस कुछ भी नहीं था यार अब। बस ये इम्पैक्ट होना था इस एडजस्टमेंट का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ट्रेड डिस्काउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में सेल डिस्काउंट पड़ा है भाई। सेल डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट एडमिन सेलिंग के अदर एक्सपेंसेस में पड़ा होना चाहिए या सेल में से नेट होना चाहिए? सेल में से नेट होना चाहिए। अब क्या करें, ये एडमिन एक्सपेंसेस में पड़ा हुआ है। अब इसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी। सेलिंग एक्सपेंसेस में से निकाल के सेल में से नेट करें। सेलिंग एक्सपेंसेस में से निकाल के सेल में से नेट करें, तो सेलिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट सेल डेबिट, बस ये बताई थी। तो इस एंट्री को अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट करते हैं माय डियर 4000 को। सेलिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट और सेल डेबिट 4000। डन माय डियर। आई विल अलाउ यू टू टेक सम स्क्रीनशॉट्स। रुपीज इन थाउजेंड में ही कर रहे हैं ना हम, तो बाद में पता चलेगा। सवाल, हाँ, रुपीज इन थाउजेंड में ही हो रहा है। लागे तो कुछ ऐसा ही। अच्छा जी। एनुअल लीज इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5000 ड्यू ऑन 30 जून 2014। कुछ लीज इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो 5 मिलियन की, ड्यू ऑन 30 जून 2014। ओके माय डियर। वर्किंग नंबर, अल्लाह आपका भला करे। 3, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। एनुअल लीज इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 मिलियन वर ड्यू ऑन 30 जून 2014। 30 जून 2014 को एनुअल इंस्टॉलमेंट ड्यू थी। 30 जून 2014 को एनुअल इंस्टॉलमेंट ड्यू थी कितनी? 5000। कहाँ लिखूं, किस कॉलम में लिखूं? सोती पे आते बंदा सो। भाईजान सो गए तो बंदा गया। किस कॉलम में लिखूं? एनुअल इंस्टॉलमेंट्स और ड्यू एंड पेड। एनुअल इंस्टॉलमेंट ड्यू मींस एरियर का सवाल है, एंड पेड मींस पे कर भी दिया, अल्लाह का शुक्र है। एक्सलेंट, वेल डन टू गाइस। दो लोगों ने जवाब दिया है। इसको इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लिखें। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 मिलियन ड्यू ऑन 30 वॉज। ड्यू ऑन 30 का क्या मतलब है? फिर एरियर का सवाल है ना माय डियर। ड्यू ऑन 30 है, और समझ आ रहा? एरियर का सवाल बनेगा ना, ड्यू ऑन 30 जून। कोई यस नो ही नहीं करे, चलो छोड़ो। एकदम ये लोग डॉर्मेंट मोड में चले जाते हैं। डॉर्मेंट मोड पर, डॉर्मेंट सही लफ्ज़ है पता नहीं। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5000 ड्यू ऑन 30 जून वॉज पेड एंड। ओ तेरी खैर। एनुअल लीज इंस्टॉलमेंट्स तो नहीं लीज ऑब्लिगेशन अकाउंट में जाती भाई। लीज ऑब्लिगेशन अकाउंट में तो लीज इंस्टॉलमेंट्स तो नहीं जाती। मिसाल दे रहा हूं आपको। अगर सवाल के अंदर 5 रुपए की इंस्टॉलमेंट हो, 4 का प्रिंसिपल हो, 1 का इंटरेस्ट हो, तो जो एंट्री होती है वो होती है LL डेबिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट माय डियर। ओहो हो। लीज इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल, लीज लाइबिलिटी अकाउंट में प्रिंसिपल की अमाउंट जाती है, तो इंस्टॉलमेंट के ले गया जरा बाहर निकल। समझ आई? तो गलती से उसने लीज लाइबिलिटी अकाउंट में सारा रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब है हमें फाइनेंस कॉस्ट में अभी इसका इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा होगा। ओके। IES। ओके। अच्छा जी। However, interest at 12 was paid and debited to lease obligation. However, interest thereon at 12% is due on the closing balance. Closing balance पे इंटरेस्ट ड्यू होता है, और किस पे होता है? हैज नॉट येट बीन बुक्ड। उसने वादा बता दिया, इंटरेस्ट बुक नहीं किया। अच्छा। ट्रायल में लीज ऑब्लिगेशन कितनी नजर आई है? 6090, 6890। माय डियर, ये रॉन्ग एंट्री के बाद है या कौन सी वाली है? जल्दी बताएं। ये रॉन्ग एंट्री के बाद है या कौन सी वाली है? ये फिगर रॉन्ग, एक्सलेंट, रॉन्ग के बाद। ये फिगर कितनी थी रॉन्ग से पहले? ये फिगर कितनी थी इस तक पहुंचते हुए? लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री हो चुकी है, इस तक पहुंचते हुए 5000 निकल चुका है। ये फिगर कितनी होती रॉन्ग एंट्री से पहले? 11890। एक्सेलेंट। ये फिगर 11890 थी। इसका मतलब है
अगर ये 5,000 की पेमेंट ना होती तो मेरी लाइबिलिटी 11,890 की थी। इसका मतलब है इस 5,000 की पेमेंट से पहले मेरे ऊपर लीज ऑब्लिगेशन 11,890 थी। मुझे कोई बच्चा बता दे 11,890 को कहां लिखेंगे? 11,890 को कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे या यहां लिखेंगे? 11,890 को कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे? 11,890 ऊपर। ऊपर, एक्सेलेंट। क्योंकि ना ये वाली जो भी फिगर थी ना, इसमें से 5,000 माइनस होके, जरा मेरी बात दोबारा सुनिएगा, ये वाली असल में कोई फिगर होगी सवाल में, उसमें से 5,000 माइनस होके 6,890 उसने हमें दे दिया था। ये 6,890 गलत था। 6,890 ट्रायल में दिया हुआ है। सर आपको कैसे पता चला? यार उसने लिखे ना कि लीज ऑब्लिगेशन पूरी की पूरी इसमें से निकाल दी, लीज ऑब्लिगेशन से 5,000 निकाल दिए। तो यहाँ पे कोई फिगर होगी कैरेट डाउन, उसमें से उसने 5,000 माइनस किया होगा और 6,890 हमें दिया हुआ था। अभी मैं यहाँ पर अब एग्जैक्ट सही वाली फिगर लिख रहा हूँ 11,890। अच्छा, यहाँ कोई गलत फिगर भी ले लेता यार, आगे मार्क्स सही मिल जाने थे। ये 11,890 मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। अब इंटरेस्ट बताएं कितना है? जी। बस अब यार असल में देखो ना, बात यह है कि उसने लिखा है कि असल में उसने ट्रायल में एक फिगर दी है ना 6,890 की। तो 6,890 तक पहुंचते हुए वो क्लियरली बता रहा है कि 5,000 माइनस हो चुके हैं। तो इसका मतलब वो 5,000 गलत है। तो रॉन्ग को अगर मैं रिवर्स करूं तो सही फिगर फिर 11,890 बनती है। तो अब 11,890 पे मैंने इंटरेस्ट निकालना है। जी बताएं कितना है? 1,498। और प्रिंसिपल 3,502। अच्छा, मुझे इसमें बैलेंस वगैरह तो चाहिए कोई नहीं, मैंने बैलेंस शीट तो बनानी नहीं। तो इसलिए 11,890। बस मुझे इंटरेस्ट चाहिए था। अब इंटरेस्ट को कहाँ डाल दूं? इंटरेस्ट को कहते रिकॉर्ड नहीं हुआ, इंटरेस्ट को कहाँ डाल दूं? ओ बोलो ना भाई। वरना ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज होती तो वो आप करके देख लेते। ओरिजिनल एंट्री थी एल एल डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और उसने गलती से रॉन्ग एंट्री कर दी थी एल एल डेबिट और कैश क्रेडिट। ये रॉन्ग एंट्री थी और ये ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी, रेक्टिफाइंग फिर कर लेनी थी। तो फिलहाल मुझे बस इंटरेस्ट पता है, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसको कर लें। फाइनेंस कॉस्ट में डाल दें जी, ये 3,1498। फाइनेंस कॉस्ट सवाल में भी कोई दी होगी, ओहो मैंने तो जगह ही नहीं उसके लिए छोड़ी हुई। दीवानों मस्तानों, बता देना था फाइनेंस कॉस्ट भी है। फाइनेंस कॉस्ट जमा 1,498। ठीक है, चलें जी आगे। डबल एंट्रीज हम इसलिए करें ना, बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट हैज बीन अकाउंटेड फॉर। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी हुई है, कोई नहीं यार, इसको करंट टैक्स की वर्किंग में ले जाना था। करंट टैक्स की वर्किंग भी मांगी हुई है तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा के लीज रेंटल आपने माइनस कर देना था। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो भी हमने किया है उसे उल्टा के लीज रेंटल माइनस कर देना है। और टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट एक्सीड द अकाउंटिंग। इस वजह से माय डियर लिखें टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीडेड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 3,000। यहां लिखें कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम डेफर्ड टैक्स निकालेंगे शॉर्टकट अप्रोच से। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम डेफर्ड टैक्स निकालेंगे शॉर्टकट अप्रोच से। क्लियर माय डियर? शॉर्टकट अप्रोच याद है? अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, डिफरेंस, टैक्स। एक मिनट लिखने दें, लिख लें। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम शॉर्टकट अप्रोच से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन में इंशाल्लाह लेट नाइट आपसे शेयर करूंगा। आपके सोने से पहले, मेरे सोने से पहले मैं शेयर कर दूंगा। आपका सोना तो पता नहीं कब हो, पता चले 9 बजे सोते हो। अच्छा जी। ओके माय डियर, क्लियर? भाई रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं मेरी तो जान, अच्छा शुक्र है हो रही है। अच्छा जी, डन जी। वरना तो यार फिर सारी चीजों की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस पूरा स्यापा आपा शापा को करना पड़ना था। और तो करंट टैक्स में ये चला जाएगा 3,000, इसकी कोई टेंशन नहीं। आगे चलें, आखिरी एडजस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, फिर गले मिलेंगे मिलन। डेटर्स एज ए 30 जून 2013 अमाउंटेड टू 8,600। 30 जून 2013 के डेटर हैं 8600। 30 जून 2 मैं आखिरी सवाल आपके पास फेंकने लगा हूं।
आखिरी सवाल मैं आपके पास फेंकने लगा हूं, आप लोगों ने ये सवाल कैच करना है, और अगर कैच ना किया आप लोगों ने तो फिर आपके साथ वो होगी जो दुनिया देखेगी। डेटर का ब्रॉड डाउन कितने? 8600। और पुत्र पिछले साल का कैरी डाउन है ना, और डेटर का कैरी डाउन कितने? और पुत्र 10,000 है ना। डन। अच्छा, अब माय डियर मुझे ये बताएं, ऐसी मैं जरा आपसे पूछ रहा हूं कि प्रोविजन का ब्रॉड डाउन कितना बनता है? 8600 जरा 5%। ऐसे ही जरा पूछ रहा हूँ, प्रोविजन का ब्रॉड डाउन मेन टेंस का मतलब होता है हर साल सेम रेट है, 430। अच्छा, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ प्रोविजन का कैरी डाउन कितना बनता है? प्रोविजन का कैरी डाउन 10,000 जरा 5%। और दसो ना, थोड़ी मेहरबानी। 500। भाई इस पे एग्री करते हैं मेरे से तो बता दें, वरना फिर मैं लड़ाई शुरू करते हैं। मैंने प्रोविजन का अकाउंट नहीं बनाया मैं डियर, वो मैं बताता हूँ कि नहीं बनाया। एग्री करते हैं तो बता दें यार, वरना चलते हैं आगे। एग्री करते हैं तो बता दें। जी चलें, एक स्टूडेंट ने एग्री कर लिया, दैट्स एनफ। प्रोविजन का ब्रॉड डाउन होना चाहिए 430, प्रोविजन का कैरी डाउन होना चाहिए 500। यार ट्रायल में जरा नजर मारें। ये थी ट्रिकी एडजस्टमेंट, अभी कोई किसी इसी एडजस्टमेंट को कहता ट्रिकी, ये थी मजे की एडजस्टमेंट। ट्रायल में देखे ना, ट्रायल में 380 पड़ा हुआ है और ज्यादा तुसी अपने ही कुछ चक्कर खोल लेने। ट्रायल में कितना पड़ा हुआ है? 380। अच्छा चले, मैं आपसे एक बात करता हूं। प्रोविजन का अकाउंट खोलता हूं, ब्रॉड डाउन 430। ट्रायल में ब्रॉड डाउन भी नहीं है, कैरी डाउन भी नहीं है, तो क्या है? ट्रायल में ब्रॉड डाउन भी नहीं है, कैरी डाउन भी नहीं है, तो फिर क्या है? देखें, ब्रॉड डाउन 430 है, कैरी डाउन 500 है, ट्रायल करे 380। यार मैं ना जरा ट्रायल का कैरी डाउन उठाने लगा हूं। कैरी डाउन ट्रायल वाला 380। अच्छा, ब्रॉड डाउन पे आपको एतराज तो नहीं? आपको पता है ब्रॉड डाउन में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं तो फिर अकाउंटेंट ट्रायल के कैरी डाउन पे आता है। ये मेरी बात से एग्री कर लें, ब्रॉड डाउन में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं तो फिर ही अकाउंटेंट ट्रायल वाले कैरी डाउन पे आते हैं ना। जरा इन दोनों का डिफरेंस निकालें। इन दोनों का डिफरेंस निकालें। 50 रुपया। ये 50 रुपये देखें इस साइड पे आ रहा है। सर आपने अकाउंट में सर आपने अकाउंट में कैरी डाउन 50 500 क्यों नहीं लिखा? सर हमें कैसे इल्हाम होगा पेपर में? सर आपने ब्रॉड डाउन ये लिख लिया, चलो हमें समझ आ गया। सर आपको चाहिए था कि कैरी डाउन ये वाला लिखते। सर खुदा के लिए ऐसा ना किया करें भाई, मैं कैरी डाउन ये वाला लिखता है कि पुत्र जो ट्रायल वाला कैरी डाउन था असल में वो मैंने लिखा है क्योंकि मुझे कंफर्म है कि अकाउंटेंट ने ब्रॉड डाउन तो उठाया होगा। अकाउंटेंट ने कोई ना कोई अंदर एंट्री मार के कैरी डाउन निकाला है, ऐसे नहीं कैरी डाउन निकल आते। अकाउंटेंट ने ब्रॉड डाउन उठाया होगा, बिला वजह assumption नहीं लेनी कि ब्रॉड डाउन गलत अकाउंटेंट ने लिया हुआ है। ब्रॉड डाउन कोई ना अकाउंटेंट ने सही उठाया होगा। अकाउंटेंट ये मैंने ब्रॉड डाउन पहले निकाला है यहाँ मेहनत करके। अकाउंटेंट ने ब्रॉड डाउन सही निकाला होगा, कोई ना कोई एंट्री मार के उन्हें कैरी डाउन भी कटे है, तो कैरी डाउन आ गया मेरा 380। अब अकाउंटेंट वाला कैरी डाउन है 380, मैं इसको रीओपन करने लगा हूं। एज पर अकाउंटेंट, एज पर ट्रायल, इसको मैं अनएडजस्टेड कहने लगा हूं। अच्छा पता है पेपर में इसका तरीका क्या होता है? इसको आप अनएडजस्टेड बैलेंस करके ना अकाउंट को रीओपन करें। भाई ये अकाउंटेंट वाला अकाउंट है, मैं इसको रीओपन करके इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री करने लगा हूं। ये अकाउंटेंट वाला मैंने थल्ले उतार लिया, 380 मेरे मुताबिक 500 है। अब माय डियर, अकाउंटेंट असल में बैड डेट राइट ऑफ की एंट्री कर चुका है और बैड डेट एक्सपेंस की भूल गया है। सर ये क्या कर रहे हैं? बेटा इसको कहते हैं रॉन्ग अकाउंट, इसको कहते हैं रेक्टिफाइंग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट पता है कौन सा होता है? जिसमें अकाउंटेंट वाला गलत बैलेंस आ रहा हो। सर रेक्टिफाइंग अकाउंट कौन सा होता है? हाँ अकाउंट्स भी रेक्टिफाइंग होते हैं, जिसमें अकाउंटेंट वाले गलत बैलेंस को
करेक्ट बैलेंस पे लेके जाएं। सर रॉन्ग अकाउंट कौन सा होता है जरा बताइएगा, एक मिनट जरा बताइएगा सर, रॉन्ग अकाउंट कौन सा होता है? अकाउंटेंट वाला गलत अकाउंट का कैरी डाउन जिसमें आ रहा हो। सर रॉन्ग अकाउंट दोबारा बताइएगा कौन सा होता है? जिसमें अकाउंटेंट वाला कैरी डाउन आ रहा हो। सर रेक्टिफाइंग अकाउंट कैसे बताते हैं जरा बताइएगा? जिसमें अकाउंटेंट वाले कैरी डाउन को लिख के सही कैरी डाउन पे पहुंचे। यार कुछ कलामें शलामें मिली, कुछ समझ आया? पर ठीक है यार, आप वो पंगे लेते आए क्या, लेने दो, क्या करें। ओ भाई समझ आया कुछ, और दस तो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी जी, शुक्रिया। बेटा रिटर्न ऑफ निकाल दें, आपने कितना निकाला था? 50। और बेडेड एक्सपेंस, असल में रिटर्न ऑफ ना एक्चुअली लेके भाग रहे होते हैं, उसकी एंट्री अक्सर अकाउंटेंट कर लेते हैं, और एक्सपेंस की भूल जाता है क्योंकि वो एक अंदाजा होता है। डन जी। छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। बस अब P&L आप लोगों ने बना लेना है। ये सारी फिगरें सेल वगैरह के अनएडजस्टेड ऊपर डाल के P&L आप लोगों ने बना लेना है। और मैं आपको बस करंट टैक्स की वर्किंग दिखा लेता हूँ। ये फिगरें जरा याद कर लें, 50, 120 बैड डेट वाली भी। तो मैं आपको करंट टैक्स की वर्किंग दिखा दूं, लेकिन इंशाल्लाह प्रॉपर मैं आपसे फॉर्मेट शेयर कर लूंगा। ओके डियर, दैट वाज अ ट्रिकी एडजस्टमेंट। तो जरा मुझे बता दें रॉन्ग अकाउंट कौन सा होता है जिसमें ट्रायल वाला कैरी डाउन हम लिखें, ट्रायल वाला कैरी डाउन। और रेक्टिफाइंग अकाउंट कौन सा होता है जिसमें ट्रायल वाला कैरी डाउन को ओपनिंग में लिखें। रॉन्ग अकाउंट वो होता है जिसमें ट्रायल वाले कैरी डाउन को क्लोजिंग में लिखें। और रेक्टिफाइंग अकाउंट वो होता है जिसमें ट्रायल वाले कैरी डाउन को ओपनिंग में लिखें। रॉन्ग अकाउंट वो होता है जिसमें ट्रायल वाले कैरी डाउन को क्लोजिंग में लिखें। और रेक्टिफाइंग वाला अकाउंट कौन सा होता है जिसमें ट्रायल अकाउंट के कैरी डाउन को दोबारा लिख के रीओपन करें अकाउंट, ताकि उसमें रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट की जा सके। तो ये जो मैंने 380 लिखे है ये रेक्टिफाइंग अकाउंट है, और जो मैंने वो लिखा है तो ये रॉन्ग अकाउंट था। सो डेट इज रेक्टिफाइंग अकाउंट, रेक्टिफाइंग अकाउंट। ओके। पिक लेने देते हैं यार, यार वरना यूट्यूब पे ले लेना। मुझे असल में ना किसी वजह से एक ज़रा मीटिंग क्लोज करनी पड़े शायद, तो ना मैं कोशिश करता हूँ आपको लेने दूँ। समझ आ गया यार सारा सवाल माय डियर? कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट प्लस माइनस होगी, नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लिया करें। समझ आ गया कुछ किसी हद तक? करंट टैक्स में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वो ये वाली उल्टी हुई है, इंटरेस्ट और बैडेड एक्सपेंस से भी 120 का उल्टा के हमने ये 20 50 माइनस किया। टैक्स डेप्रिसिएशन थी 3000, और लीज रेंटल हुए में हैं। तो ये तो फारक एडजस्टमेंट है। लेकिन इधर ना नीचे कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स मैं आपको सही तरीके से करके दूंगा। वो हम इस तरह नहीं करते थे, हम 4 लाइनें डालते थे, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स और डिफरेंस। वो शॉर्टकट अप्रोच लगाते थे। तो ठीक है जी, अब आप हजरात इंशाल्लाह इनको लें। अल्लाह का शुक्र है, अब ये एडजस्टमेंट बस P&L के फेस पे पोस्ट करने वाली रहेगी है माय डियर। वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। नहीं नहीं राहो, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। इसका तो कोई नहीं, इसकी इस तरह की एक एडजस्टमेंट वो पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 की आखिरी वाली भी है मेरे ख्याल से, देखो। पास पेपर क्वेश्चन 10 11 की आखिरी वाली, 10 की आखिरी वाली ये जो थी ना, पॉइंट नंबर VII ये भी उसी तरह की है। 10 की VI कर लो। अच्छा। अच्छा अभी बैडेड एक्सपेंस की एंट्री कर लें, बैडेड एक्सपेंस की, बैडेड एक्सपेंस को फेस पे ले आए। बैडेड एक्सपेंस कितना है किसी को याद है? 120 था ना मेरे ख्याल से। सेलिंग में ले आए 120। अल्हम्दुलिल्लाह सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट हो गई हैं। तो अब आप P&L का स्क्रीनशॉट लें जी, जल्दी करें जल्दी करें। P&L का स्क्रीनशॉट माय डियर। ओके डन, आप लोगों ने ले लिया। आगे चले जी। वर्किंग 1 2 और 3 का एक ही गो में स्क्रीनशॉट ले लें, वर्किंग 1 2 और 3 का। शुक्रिया। अब आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम। यार वो कंसोलिडेशन और एडजस्टमेंट अभी हम नहीं करें। एडजस्टमेंट टू का पी एंड एल में भाई एडजस्टमेंट टू का क्या इंपैक्ट होना है? परचेज में से माइनस होगा, बस एक जगह परचेज गलत रिकॉर्ड हुई थी, बाकी 3000 तो किसी का स्टॉक है ना, वो हमारे पास पड़ा हुआ है, अब उसको तो इग्नोर ही करेंगे। अल्लाह का शुक्र है हमने ऊपर स्टॉक में डाल नहीं दिया। देखो एडजस्टमेंट टू की दूसरी लाइन उसने लिखा हुआ है 3000 का स्टॉक है, अब वो हमारे पास अगर पड़ा हुआ है किसी का स्टॉक तो पड़ा रहे यार, अब हम क्या करें? निकाल दें बाहर? नहीं 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 नहीं, 3000 निकाल दें कैसे बाहर? एज पर मेमोरेंडम रिकॉर्ड, पॉइंट 2 में पहली लाइन पढ़ो। एज पर मेमोरेंडम रिकॉर्ड, रफ रफ वर्किंग में वो हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होता है मैं जरूर निकालता।
वो तो किसी का स्टॉक है अमानत के तौर पे, हो सकता है हमें पसंद ना आए हम वापस कर दें। ओके।